बहुत स्वागत है दोस्तों आपका रवि यूपीसी फैक्ट्री में। और हम लोग हाजिर हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। और आज का टॉपिक हमारा जनगणना। और जनगणना में जनरली हम लोग बात कर चुके हैं मुख्य रूप से जितने भी जनसंख्या से चूँकि हम लोग टॉपिक पढ़े हैं जनसंख्या। और यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लेसन इकोनॉमी का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग बहुत डिटेल से बात करें। पीटी के लेवल पर सवाल हो या मेंस के लेवल पर सवाल हो या सवाल कहीं से भी कुछ भी हो, आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्लास के माध्यम से। तो अभी तक हम जनगणना की बात कर चुके हैं। 2011 का सेंसस हम देख रहे हैं। तो 2011 के सेंसस की अगर बात करें तो उसमें जनरली हम बात कर चुके हैं राज्य के बारे में। उसमें कई आयाम पर बात कर चुके हैं। पिछले क्लास अब जाइए तो अभी तक जनगणना का 2 क्लास हो चुका है। जनगणना का इतिहास हम पूरा देख चुके हैं, वर्ल्ड में जनगणना। और वहाँ से सवाल बनते हैं, कोई भी बातें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेगा जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट ना हो। तो इसके बाद हम पूरा डिटेल में बात की। इसके बाद अगर देखने की कोशिश करें तो आज के क्लास में हम जनगणना केंद्र शासित प्रदेश की करने वाले हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक एक बात ठोक दूंगा, ठीक है, बहुत आराम से, बहुत आसानी से। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या तो हम देखेंगे, लेकिन कुछ हद तक हमारा राज्य की जनसंख्या भी बची हुई है। जैसे साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर में हम कुछ हद तक बात किए थे। और इससे बेहतर आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च करके बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया जाए। चलिए, तो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा है जितना मेहनत मैं करूँ उतना मेहनत आप भी करेंगे और एनर्जी मेंटेन रहेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक हमारा आज का है केंद्र शासित प्रदेश। तो देखेंगे बाद में, पहले जो राज्य बचे उससे देख लेते हैं। और आंकड़ा कब का है? 2011 का। अच्छा, आप जानते हैं जनगणना करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, जनगणना जो होती है वो कौन करते हैं जनगणना? तो जनगणना करने वाला जो विभाग है, जनगणना विभाग है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो उसके जो प्रमुख पद है, सबसे उच्च पद है, उसका नाम है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, जिसे कहते हैं रजिस्टर्ड एंड सेंसस कमिश्नर। तो 2011 में क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 में रजिस्टर्ड एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो आपको याद रखना है सी चंद्रमौली। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थे? तो जनगणना करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, ये कंप्लीट है, सी चंद्रमौली। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, अच्छा, जब भी जनगणना होता है तो उसका कोई ना एक थीम होता है। क्या होता है? एक थीम होता है। तो बंद कीजिए साउंड जाए। तो ये हो गया 2011 में। अगर पूछे कि रजिस्टर्ड एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे तो सी चंद्रमौली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात और याद रखना कि जैसे हमेशा कुछ क्या होता है, थीम होता है। जैसे कोई डे, जैसे कैंसर डे मनाते तो उसका एक थीम होता है, टीबी दिवस मनाते तो उसका एक थीम होता है। जैसे उसी प्रकार जनगणना का जितने भी कुछ कार्य होते हैं सरकारी कार्य, उसका एक थीम होता है। तो 2011 में पूछे कि उसका थीम क्या था, 2011 की जनगणना का थीम क्या था? तो 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या था? याद रखना है, हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारा भविष्य। ये लाइन याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है, वन डे एग्जाम में आता है सवाल। उसका सवाल पूछे कि 2011 की जो जनगणना है वो जब से जनगणना शुरू तब से कैवी जनगणना है? तो आपको याद रखना है 15वीं जनगणना है। कैवी है? 15वीं। इस पॉइंट को याद रखना है। अगर उसके बाद क्वेश्चन पूछे 15वीं जनगणना है पूरा टोटल, लेकिन उस नहीं आ रहा समझ में, कंप्लीट है। उसके बाद पूछे जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के बाद कैवी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं जनगणना है, ठीक है। और 21वीं सदी की कैवी जनगणना है? तो 21वीं सदी की देखिए ना, 2001 और 2011, तो दूसरी जनगणना है। इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वन डे एग्जाम के लिए। मुझे लगता है कंप्लीट हो रहा है बात। क्या कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है? तो बताइए, अगर पूछे 2011 की जनगणना का थीम क्या था? तो हमारी जनसंख्या हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, कंप्लीट है। उसका तो क्वेश्चन पूछे 15वीं, 7वीं और दूसरी। कोई डाउट तो नहीं कहीं से भी? पक्का? चलिए, इतना पॉइंट होगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद अगर बात करें तो तो पूरा पॉइंट इतना कंप्लीट है ना हमारा। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। तो पिछले क्लास में साक्षरता दर की बात कर चुके थे। एक बार बता दीजिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, ठीक है, जनसंख्या नहीं, हमारे भविष्य हो गया 15वीं, 7वीं और दूसरी, ठीक है। अच्छा, पूछे 2011 में था, ठीक है। तो जैसे दूसरी अगर बात करिए 21वीं सदी की 2 जनगणना है, एक 2001 में और एक 2011 में। तो क्वेश्चन पूछे 2001 में जैसे है ना कि जनगणना एवं क्या मतलब महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली 2011 में थे। क्वेश्चन पूछे 2001 में कौन थे? तो 2001 में थे देवेंद्र कुमार सिकरी, ठीक है, देवेंद्र कुमार सिकरी, ये भी याद रखिएगा। तो देवेंद्र कुमार सिकरी 2001 में और सी चंद्रमौली 2011 में। कोई डाउट है क्या? एकदम पॉइंट एकदम फ्रेश है पूरा, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम बात करते हैं कि साक्षरता दर की। तो साक्षरता दर की अगर बात करें तो साक्षरता दर के बारे में बता चुका हूँ कि 2001 जो था उससे साक्षरता दर हमारा बढ़ चुका है। जैसे पुरुष का अगर पूछे 2011 में साक्षरता दर कितना है तो याद होगा 81%, 80.9% बता चुका हूँ। और महिला का कितना है तो महिला की अगर बात करें तो महिला का 64%। बताया कि नहीं, पूरा कंप्लीट ऐसे बताया था मैं कि ये बढ़ के 75 था, बढ़ के कितना हो गया था 80.9, ठीक है। ये 54 था, बढ़ के कितना हो गया 64%। बहुत हिसाब से इसको याद रखना है। ये बहुत जगह अगर आप अधिकारी बन जाते हैं इंटरव्यू में, कई जगह आपको काम आएगा आयाम देने में, आंकड़ा देने में कि देखिए लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हमारे भारत का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। ये पुरुष का है, किसका है, महिला का। लेकिन वो पूरा ओवरऑल पूछे ओवरऑल कितना साक्षरता दर ओवरऑल, तो एक काम करते हैं हम ऐसे नहीं लिखते, इसे बड़ा आसान से ऐसे समझ सकते हैं कि अभी भारत की साक्षरता दर कितना है तो 73%, 73%। जिसमें पुरुष का कितना है तो पुरुष का 81%, ठीक है। और महिला का कितना है 64%। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, छोटा हो रहा है क्या, छोटा हो रहा है, चलिए। तो ये कितना होगा 81%, ये कितना होगा 64%, ठीक है। जब आप इसका एवरेज निकालिएगा तो आप समझते हैं 8 6 मतलब 80 और 60 40 114 यानी 140, और फिर बढ़ा के यानी कुल मिला के 73% के आसपास आ जाएगा, शायद 73%। तो मामला पूरा कंप्लीट है ना, क्योंकि ये भी एक्यूरेट आंकड़ा नहीं, ये होता है 80.9, ठीक है, ये होता है 63 कुछ। तो समझिए इस बात को। मतलब अगर आपसे पूछे कि भारत में साक्षरता दर कितनी, भारत की साक्षरता दर कितनी, तो 73%। पूछे पुरुष की साक्षरता दर तो 81%, महिला की साक्षरता दर तो 64%। क्या कोई समस्या है क्या, नहीं, पूरा मामला कंप्लीट है। अब बताओ कि साक्षरता दर है तो हम पीछे पढ़ते आए हैं कि इस साक्षरता दर को क्रिएट करने में कुछ ऐसे राज्य होंगे जो सर्वाधिक साक्षरता दिखाते होंगे, नहीं, और कुछ ऐसे राज्य होंगे जो न्यूनतम साक्षरता दिखाते होंगे, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दिखाने वाले जो राज्य हैं हमारे राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं, मोटा वाला मार्क कर दे दीजिए थोड़ा सा। तो राज्य कौन कौन से, तो देखिए याद रखिएगा, आप जानते हैं कि साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है, केरल का। तो सबसे पहले तो केरल ही आएगा। और केरल में जैसा साक्षरता दर है, कहाँ, केरल में, उसके जैसा ही हिमाचल प्रदेश में है, और उसके जैसा ही गोवा में है, और उसके जैसा ही मिजोरम में है, और उसके जैसा ही त्रिपुरा में है। अरे समझ में। तो एक हम ट्रिक यूज कर सकते हैं, केरल, हिमा और गोवा, ये तीनों जो है केरल, हिमा और गोवा क्या है, मित्र हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि अच्छा केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब साक्षरता दर ज़्यादा, वहाँ के लोग जागरूक होंगे। यानी कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि साक्षरता दर पर कुछ सवाल है कि साक्षरता दर क्या होता है, तो कल मैं बताऊँ साक्षरता दर का मतलब कि किसी एक भाषा में, जो संविधान की जितनी भाषा हैं, संविधान में जितनी भाषा का अंकन है, उस भाषा में किसी एक भाषा में अगर आप लिखना और उसे पढ़ना जानते हैं, ठीक है, बोलना जानते हैं, तो उसे साक्षरता कहते हैं। साक्षरता का पहले माप आता था, बहुत पहले की बात करूँ तो साक्षरता का माप आता था 4 साल प्लस, लेकिन बाद में उस साक्षरता का समय सीमा को बदल के 7 साल प्लस कर दिया गया, ठीक है। कंप्लीट है, पूरा बात बता चुका हूँ। तो 7 साल प्लस किया गया, तो वही बात है कि केरल, हिमा, गोवा मित्र हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछो साक्षरता दर किसकी है तो केरल की। केरल के बाद किसकी, तो हिमाचल प्रदेश की है, नहीं, हिमाचल प्रदेश के बाद किसकी, गोवा की। यानी गोवा को कम समझिए, गोवा भी लिटरेसी रेट में बहुत आगे है। उसके बाद मिजोरम की और त्रिपुरा की। बहुत बड़ी बात है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी बात है। यानी मिजोरम, अगर मान लीजिए कभी भी आपको आईटी सेक्टर डेवलप करना हो, जनरली किसी भी प्रकार का शिक्षा पर काम करना हो, तो हालांकि शिक्षा पर काम करना चाहिए आपको ऐसे जगह जहाँ अनडेवलप है, लेकिन बताइए ये लोग तो बहुत डेवलप हैं। यहाँ भी बहुत मतलब हद तक तकनीकी सुधार किया जा सकता है, तकनीकी आयाम फिट किए जा सकते हैं। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब हम आगे समझते हैं न्यूनतम में कौन है। तो न्यूनतम में याद रखना है विराज। एक भोजपुरी का हीरो हुआ करता था विराट भट्ट करके ऐसे कोई, ठीक है। तो अभी याद रखिए विराज। और विराज क्या है, आंध्र है, विराज आंध्र झा है, ऐसे करके ये सब जितने आपको दिख रहा है, ये सब का लिटरेसी रेट बहुत लो है। कंप्लीट है, ठीक है। बी से क्या है, बिहार, हाँ, राज्य से राजस्थान, हाँ, आंध्र प्रदेश और झारखंड। मतलब साउथ में भी अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश की लिटरेसी रेट ठीक ठाक नहीं है। देखिए तो सबसे कम किसकी, बिहार की। यानी आज के बाद आपसे पूछे कि लिटरेसी रेट सबसे कम किसकी है, तो बिहार की। बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है। आप प्राचीन इतिहास में जाइए तो बिहार का एक स्थान हुआ करता था। हम आज भी आर्यभट्ट का नाम लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं, आज भी, ठीक है। और बहुत देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब की बात करते हैं, ये सब बिहार के हैं। तो बहुत बातें, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के हैं, तो आज भी कहते हैं, लेकिन अब बिहार में कुछ खास नहीं, तो बिहार पर काम करने की आवश्यकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप भारत का विकास चाहते हैं तो आप सबसे पहले बिहार का विकास कीजिए। महात्मा गांधी बिहार पर एकदम
बहुत गौर करने के लिए कहें महात्मा गांधी। तो कहीं ना कहीं बिहार की लिटरेसी रेट बहुत लो है। सोचिए एक समय जहाँ विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, हालांकि विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत के महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जो चीन से बच्चे आते थे पढ़ने, आज वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हाँ, बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड, ये जो आपको दिख रहा है बस सेंटेंस को पूरा करा है, कोई ट्रिक में है नहीं। तो ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले। तो अगर नॉर्मल, अगर आपसे पूछे कि सबसे कुछ बताइए भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की। भारत में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है, बिहार की। अगर मैं 2-4 राज्य की बात करूँ सर्वाधिक साक्षरता दर, तो बता सकते हैं केरल का, दोस्त कौन, हिमाचल, उसका गोवा, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा। बात कंप्लीट है। उसके बाद पूछे, देखिए मज़ा आ रहा होगा, बहुत आराम से बात करते हैं, एकदम सटीक बातें करते हैं, कोई डाउट है क्या, नहीं। उसके बाद बात करें कि कुछ ऐसे राज्य बताइए जिसके साक्षरता दर बहुत कम है, तो सबसे कम है बिहार की। ये वाला आपको पता होगा, बढ़ते क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है, पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। बिहार की देखिए बिराज, तो बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड। बात कंप्लीट हो गया। अरे समझ में कि नहीं, पूरा पॉइंट कंप्लीट। एक बात आप याद रखिए, जो केरल की साक्षरता दर की बात करें तो केरल की साक्षरता दर है 97%। ये आपको याद रखना है। हो गया, चलिए कंप्लीट पूरा बात। लेकिन अब साक्षरता दर भी तो हो गया, पुरुष के साक्षरता दर, एक महिला की साक्षरता दर। तो अगर पुरुष की साक्षरता दर, ये तो कंप्लीट हो गया, इसे मिटा दूँ, कोई डर तो नहीं रहेगा। मैं एक बात बता दूँ, अगर पूछिए MLR मतलब पुरुष की साक्षरता दर बताइए, तो मिटाने वाला दे दीजिए। तो पुरुष की साक्षरता दर अगर आपको याद रखना है तो बताइए भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितना है। अच्छा, ज़्यादा साक्षर कौन, पुरुष या महिला? पुरुष। अब समझिए इस बात को, हम ये भी देखते हैं कि जनरली है भी, मतलब पक्षपात लोग करते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं बेटी को नहीं। इसलिए नीतीश कुमार शिक्षा पर बहुत सबसे पहले काम किए। नीतीश कुमार, उन्होंने देखा कि देखिए होता क्या था, बिहार की बात करूँ तो बिहार में लड़की साक्षर नहीं, इसका क्या रीज़न है। देखिए लड़की का साक्षरता दर मतलब फीमेल की साक्षरता दर 64% है और पुरुष की साक्षरता दर 81% है। तो नीतीश कुमार ने साफ साफ एक देखा कि रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि एक तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति बेटी को पराया धन मानते हैं, तो बेटी पर खर्च करना चाहते नहीं, ठीक है, बेटी पराया धन होती है, एक बात है। दूसरा बात कहते हैं कि तुम्हारी औकात है, हैसियत वो दहलीज के अंदर है, चौखट के अंदर है, बाहर मत सोचो, ठीक है, तुम किचन के लिए बनी हो किचन में। तो सोच एक लोगों का गलत है, एक तो सोच गलत है, और सोच गलत होने के कारण लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जनरली इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि लोग इन्वेस्ट वहीं करना चाहते हैं जहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो, ठीक है। और लोग का मानना होता है कि दूसरे घर में चले जाएगी तो प्रॉफिट आएगा नहीं मुझे, तो खर्च क्यों किया जाए, जो हमारे वंश को बढ़ाएगा उसी पर खर्च किया जाए। तो लोगों की जो एकदम है ना कि संकीर्ण मानसिकता, जिस कारण से समस्या आ रही है। और दूसरा रीजन, जब कुछ लोगों से बात किया कि आखिर क्यों अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते, तो उन्होंने कहा कि एक तो क्राइम बहुत ज़्यादा है बिहार में, और सेकेंड बात है कि घर से बहुत दूर विद्यालय हैं। जैसे प्राइमरी विद्यालय तो बहुत नज़दीक होते, तो वहाँ तुम पढ़ा लेते हैं, ठीक है, और एक तो वो है। दूसरा बात है कि घर में खाने के लिए है नहीं, तो छोटू स्कूल कैसे जाएगा। तो उसमें यूनिसेफ, जो आप जानते हैं, यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समाज पर काम करती है, शिक्षा पर काम करती है। तो वहाँ से एक बात है, और जनरली बिहार ने यूनिसेफ से टैग किया बिहार में, तो यूनिसेफ ने काम किया, बिहार सरकार ने काम किया जनरली। और उस समय एक कॉन्सेप्ट आया राजू और मुन्नी का, याद होगा आपको, राजू मुन्नी, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, उसका चीज़ें याद है। यूनिसेफ का आया था कॉन्सेप्ट राजू और मुन्नी। राजू मुन्नी बात करते थे, लोग में जागरूकता फैलाते थे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो बच्चे स्कूल में है, स्कूल में कई प्रकार के छोटे छोटे पद आए थे, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे पद आए थे। बचपन जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रधानमंत्री पद पे मैं रहा था कई बार, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद राजू मुनि का कंसेप्ट आया था, सब पढ़े सब बढ़े, पक्षपात नहीं होना चाहिए, राजू और मुनि में दोनों पढ़ेगी, दोनों स्कूल जाएगी, ऐसा एक कंसेप्ट आया था जिसमें लोग जागरूकता फैलाते थे। और बात ये भी है कि जो स्कूल है, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे इसके कई रीजन है, जिसमें महत्वपूर्ण रीजन है कि एक तो बच्चों का घर से स्कूल बहुत दूर है, जाएंगे कैसे, ठीक है। अब सवाल है कि हर गांव में तो स्कूल नहीं बनाया जा सकता है, स्कूल की एक सीमा होती है कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर स्कूल होगा, तो ठीक है, एक तो स्कूल की संख्या बढ़ाई नीतीश कुमार। सेकेंड काम क्या कि उन्होंने कहा कि ठीक है स्कूल जाने में दिक्कत है, सड़क खराब है, तो सड़क पर काम करवाए नीतीश कुमार शिक्षा के लिए। इसलिए नीतीश कुमार बहुत प्रसिद्ध हुए थे उस समय। नीतीश कुमार जनरली वर्ल्ड में फेमस थे, अमेरिका बुलाया गया था नीतीश कुमार को, ठीक है। तो समझिए, तो सड़क पर काम करवाएं। तीसरी बात कि बच्ची को स्कूल जाने में समस्या हुई तो बच्ची को साइकिल वितरण करवाएं, समझ पा रहे हैं, साइकिल दिलवाएं, तो शिक्षा पर काम करने के लिए। अब सवाल है कि साइकिल से जाएगी 5 किलोमीटर दूर, सवेरे खाना खा के जाएगी, कैसे रहेगी, तो मिड डे मील की व्यवस्था हुई, मिड डे मील की, ठीक है। उसके बावजूद ये भी था कि हाँ अगर बच्चे गरीब हैं, जैसे जनरली होता है कि काम करेगी बाहर तब तो घर में आ जाएगा, तो नीतीश कुमार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो छात्रवृत्ति भी आपको देते हैं, पोशाक भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, उसके अलावा आपको अनाज भी दिया जाएगा,
ये चीज़ें आज भी देखिए कहीं ना कहीं काम किया जो कन्या उत्थान योजना में ग्रेजुएशन पास करने पर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, अभी बिहार में जो बच्चे होंगे फॉर्म आने वाली है, बस जो है ना लिंक उसका जो क्या बोलते वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है, तो वेबसाइट पर वर्क किया जा रहा है। मात्र यही कौन सा महीना भी चल रहा है, अगस्त, तो लास्ट अगस्त तक वेबसाइट काम करने लगेगा। जो बच्चे ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, डिवीजन को भी वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो बच्चे आराम से सेकेंड डिवीजन पास होना चाहिए ग्रेजुएशन। बच्ची क्योंकि नाम ही है कन्या उत्थान योजना, कन्या को आगे बढ़ाया जाए नहीं, तो वैसे बच्चे फॉर्म डालिए, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। इंटर पास करने पर पैसे मिलते हैं, ठीक है, इंटर पास करने पर पैसे मिलते हैं। ये नहीं कि आप फर्स्ट डिवीजन है तो लड़की को हर मामले में छूट दिया जाता है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक लोगों की मानसिकता दूर हो कि नहीं, मानसिकता दूर हो, दूसरी बात कि इसका लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सके। क्योंकि कहता है एक बात, बहुत अच्छा कथन है एक, कि अगर पुरुष पढ़े तो सिर्फ एक वंश बढ़ता है, और एक महिला पढ़ जाए तो उसका 7 वंश आबाद हो जाता है, 7 पीढ़ी। अरे समझ में? तो मुझे एक बात करते करते आपको याद हो गया होगा कि पुरुष की जो लिटरेसी रेट है 81%, महिला की लिटरेसी रेट 64% है। क्या कोई समस्या है क्या? नहीं। अब अगर बात करें तो इसकी बात करें तो आखिर कौन कौन से राज्य है जो पुरुष, कौन कौन से राज्य है जहाँ पुरुष की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अरे समझ में? और कौन सा ऐसा राज्य जिसका जहाँ पुरुष की साक्षरता दर क्या है? कम है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर पर पुरुष की बात करें तो बड़ा आसान है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक आपको कहानी बताता हूँ, ठीक है, आपको कहानी याद रख। एक तो नॉर्मल सी बात है कि हुआ क्या, एक था लड़का, ऐसे एक लड़का है, ठीक है, इसके सामने एक लड़का है। याद हो जाएगा आसानी से, ट्रिक आपको आ रहा है ठीक से। और दोनों में होगा बहुत तगड़ा लड़ाई, ठीक है, दोनों में क्या हो गया? बहुत तगड़ा लड़ाई हो गया। चलिए, अब लड़ाई जब दोनों में हुआ तो हुआ क्या फाइनली कि अब देखिए ई जो था ये था हिमाचल का, ठीक है, और ऐसे एक कह रहा है रेंज, जैसे होता है ना कई बार कि रेंज देते हैं हम लोग का, किसी से लड़ाई हो गया तुम लोग अपना स्टेट बताने लगते कि हमारे स्टेट को लोग बहुत खतरनाक है, ऐसे वैसे खूब बताने लगते, रेंज मारते हैं। तो इसने दे दिया रेंज इसको, हाँ, हिमाचल वाला रेंज दे दिया, ठीक है, कि मेरा हिमाचल का बहुत दोस्त है, ऐसे ऐसे हिमाचल वाले शक्तिशाली हैं, एकदम गर्दा उड़ा के मारेंगे, ऐसे रेंज दे दिया अपना। अब ई जो था ये कहा ठीक है। रेंज देने के बाद ई उससे गुस्सा के पूछा कि ये ऐसे करके, जो मैं टोन बोल रहा हूँ उसी से आप याद रहिएगा कि कैगो वर्ड आप जानते होंगे, जो क्षेत्रीय लोग होंगे जानते होंगे, कैगो मतलब होता है कितना, ठीक है। तो ये इसे चिल्ला कर कहता अच्छा इसका जो दोस्त है, एक दोस्त इसका है बिहारी। बिहारी बदमाश भी होता है, शरीफ भी होता है। एक बिहारी 100 पर भारी, हाँ, लोग बदनाम करें आजकल, एक बिहारी 100 बीमारी, ठीक है। तो बिहारी बीमारी नष्ट करने वाला भी होता है। तो इसका जो दोस्त है कौन है? बिहारी है। इसका दोस्त आंध्र प्रदेश वाला भी है, ठीक है। और इसका एक और दोस्त है जिसका नाम है अरुण। याद हो जाएगा इसी थीम से। देखिए, एक होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो उसका इमेज बना लीजिए। आप अजय देवगन को कभी नहीं भूल सकते कि उसका इमेज फिट है। अरे समझ में, कभी नहीं भूलिएगा, इमेज जरूरी होता है। तो सरकार अगर शिक्षा पर काम करे तो इमेजिनरी पढ़ाई करना चाहिए, काल्पनिक हो गया, एक इमेज वाला है ना, विजुअल, तो विजुअल पढ़ाई होना चाहिए। तो चलिए देखिए, एक आदमी क्या है, कौन है? हिमाचल प्रदेश का, एक कहाँ का है नहीं पता, ठीक है। लड़ाई हो रहा है, ये अपना रेंज मार दे कि मेरे हिमाचल प्रदेश के लड़के ऐसे होते हैं, तुम्हारा एकदम पूरा एकदम सेटअप या ना सेट कर देंगे ऐसे। तो कहता है ठीक है। गुस्सा कहता है कैगो, गुस्सा कैसे क्या कहा? कैगो, कैगो हिमाचल मित्र है तुम्हारा, कैगो हिमाचल मित्र है तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि रेंज मारा कि मेरे हिमाचल का दोस्त ऐसे होते हैं, इसने रेंज मारा इसे, सबसे पहले रेंज मारा इसको, ठीक है। तो रेंज मारा कि कर देंगे हिमाचल का दोस्त है मेरा। तो गुस्सा का कैगो हिमाचल मित्र है तुम्हारा, कैगो। तो बोले मेरे साथ, कैगो हाँ हिमाचल मित्र है, ठीक है। ये पूछा तो ये गाली देने लगा, खूब गाली देने लगा। अब गाली में एक बात और बता दो, मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं हिमाचल प्रदेश वालों की बुराई करूँ, नहीं, एक ट्रिक है समझाने का, समझिए इस बात को, ठीक है। कैगो हिमाचल मित्र है, इसे बोला तो ये गाली देने लगा कि यार क्या समझते हो तुम, अभी फ़ोन करेंगे एकदम 4 बंदा आ जाएगा। ये कहा 4 बंदा आ जाएगा, तुम फ़ोन करोगे तो आएगा, मेरे पास देखो है पहले से। कहा ए बिहारी आंध्र। और एक बात और याद रखिए, बिहारी बात बनाने में बहुत तेज होता है, कहीं भी जगह बात बड़ी बनाएगा ये, ठीक है। बिहारी इतना रेंज मार देगा, वास्तव में कि कहा जाता है बिहारी के, बिहारी ना शरीर कम यूज करता है लड़ाई में, वो इतना रेंज मार देगा, इतना बात फेंक देगा कि आपका हाथ नहीं उठेगा उस पर,
4-5 बड़का बड़का आदमी का नाम याद रखेगा जिसका रेंज बहुत ज़्यादा है, और बड़े बड़े आदमी के बारे में आपको बता देगा, आपको लगेगा अच्छी तो बहुत बड़ा आदमी से उलझना ठीक है नहीं। इसको कहते हैं हाथ नहीं उठेगा, रेंज मार देगा। बिहारी का वही हाल है, ठीक है। और आप जानते हैं, याद कीजिए पीछे साक्षरता दर इसका भी कम है, ठीक है। आज जिसका साक्षरता दर कम है रेंज ज़्यादा मारता है वो ना बात से झाड़ेगा। तो ये कहा है क्या वो हिमाचल मित्र है तुम्हारा, तो गाली देने लगा। कहा अच्छा तुम फ़ोन करोगे तब तुम्हारा आएगा, मेरा पहले से है। कहा है बिहारी आंध्र झाड़, झाड़ मतलब समझते हैं, गांव में जाए, गांव में अगर कोई लगातार डांट देना, तो डांट देना मतलब होता है झाड़ देना, कि बहुत जोर से झाड़ दिया हमको, ठीक है। तो देखिए ए बिहारी आंध्र झाड़, तो ये दोनों झाड़ने का काम करेगा क्योंकि बात बनाने में ही तेज है। और मारने का काम कौन करेगा, अरुण। तो ये बोला कि बुलाते हिमाचल प्रदेश वालों को, तो कहा कि क्या वो हिमाचल मित्र है तुम्हारा, उसने पर गाली देने लगा। तो क्या है बिहारी आंध्र, इसको झाड़, अरुण मार, बस यही याद रखना। बोली तो न्यूनतम में क्या है, बिहारी हाँ आंध्र झाड़ और अरुण मार। दिख रहा है ठीक से कि नहीं, ठीक से लिख दे, ठीक से लिख दे। चलिए तो बताइए, बिहारी और आंध्र ऐसे लिख देते नहीं, ये क्या है झाड़, अरुण क्या है मार, बस हो गया। चलिए यहाँ से काम हो गया हमारा। अच्छा कैसे याद रखेंगे, देखिए पुरुष लड़ रहा है तो पुरुष लिटरेसी रेट में जाएगा, MLR मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। 81% है। अब 81% भारत के, इसमें सर्वाधिक वाले कौन है, तो क्या वो हिमाचल मित्र है, ठीक है। लड़ाई, अच्छा मुझे लगता है ट्रिक आपको याद हो गया, पुरुष बोला पक्का, मजा आ रहा है, ठीक से। देखिए केरल 1 नंबर पे, गोवा 2 नंबर पे, हिमाचल 3 नंबर पे, मिजोरम 4 नंबर पे, त्रिपुरा 5 नंबर पे। मतलब सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, केरल में, उसके बाद कहाँ है गोवा में, उसके बाद कहाँ है हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद कहाँ है मिजोरम में, उसके बाद कहाँ है त्रिपुरा में। तो हिमाचल वाले बच्चे देख लीजिए, आपकी तारीफ, हिमाचल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है। अरे समझ में, तो हिमाचल में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा, ये बातें कंप्लीट हो गई, कोई समस्या है क्या। फिर देखिए न्यूनतम, तो न्यूनतम कहाँ है, बिहार में सबसे पहले, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 2 नंबर पे, उसके बाद झारखंड में 3 नंबर पे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 4 नंबर पे, और मध्य प्रदेश में 5 नंबर पे, राजस्थान पे 6 नंबर पे। याद हो गया कि नहीं। अब दिक्कत होगा, बिहारी अरुण झाड़, अरुण मार, तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद झारखंड का, हाँ उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का। कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो पुरुष साक्षरता दर आप आराम से बता सकते हैं। आपसे पूछे फरियाले को, इस पर कोई डाउट है, कोई समस्या, दिक्कत, तकलीफ, कठिनाई, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ूँ, मिटाऊँ। चलिए अब सवाल है महिला वाला, ठीक है, रुक दीजिए 1 मिनट। अब चलिए हो गया। तो हम MLR देख लिए, मतलब मेल लिटरेसी रेट देख चुके हैं। अब हमारा क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट 64% है। अब 64% में कोई होगा सर्वाधिक वाला नहीं, कोई होगा न्यूनतम वाला। अब उसमें भी अब याद रखना है, इसमें जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई में महिला का हो रहा है लड़ाई, ठीक है। तो एक है महिला, आप ऐसे समझिएगा, बाल मैंने ऐसे बना दिया, और दूसरी है महिला। बचपन में ऐसे बनता था चित्र, ऐसे ही खरा करंट लगा हुआ है जैसे। चलिए है, दोनों हो गया लड़ाई। और अब याद रखना महिला में, ये है नागालैंड की, बड़ी बदमाश होती है। महिला तो कहीं की बदमाश होती है, लेकिन नागालैंड की एक तो कहते हैं ना कि एक महिला, ऊपर से नागालैंड के तो और खतरनाक, ठीक है। अब समझिए नागालैंड, अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब लोग प्यारे होते होंगे यहाँ के, लेकिन बचपन से जो सुनते हैं वैसी मानसिकता बन जाती है। तो नागालैंड हो गया। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, तो ये जो है ये भी महिला है, ठीक है। और ये महिला कहाँ की, उसी प्रकार से पता नहीं, जैसा ट्रिक पीछे वही सही ट्रिक में बनाया हूँ। अब देखिए, अब वही बात की जब लड़ाई हो जाएगा, तो ये सबसे पहले बहस की, तो बहस की तो ये भी बोलेंगे होती है औरत से भी लड़ने वाली, सब खतरनाक, लड़का से ज़्यादा गंदा औरत सब लड़ती है, ठीक है। तो उसका अलग ही रहता है, एकदम हाई धार्मिक वर्ड का ज़्यादा यूज होगा ऐसे में। तब लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई में वही बोलेगी कि कै गो नागा मित्र है तुम्हारा, ठीक है। तो वही बात है, तो बोलिए कै गो, कै गो नागा मित्र है तुम्हारा। अरे समझ में, तो बोलिए केरल, महिला का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा कहाँ है, केरल में, उसके बाद गोवा में, उसके बाद नागालैंड में, उसके बाद मिजोरम में, उसके बाद त्रिपुरा में। हो गया कंप्लीट। अच्छा याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लिटरेसी रेट ठीक ठाक है। अब समझिए, अब सवाल है कि क्या गो नागा मित्र है तुम्हारा,
तो उतना में इसकी इस महिला का भी एक सहेली है, लड़की में सहेली हुआ करती है नहीं, तो वो जो है एक है बिहारी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नहीं है कोई, एक है बिहारी महिला इसकी दोस्त है एक, और उसके बाद है एक है इसके पास गाड़ी बुलेट, है ना, बुलेट पर। चलिए अब समझिए एक गाड़ी कौन सा है, कोई गाड़ी है, बुलेट समझ लिए, मैं बुलेट लिख देता हूँ, ठीक है। और बुलेट पर क्या है कि एक ना व्यक्ति बैठा है, अभी महिला का एक दोस्त है व्यक्ति, मतलब एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इसका नाम है राजा। अब नाम राजा याद कर लीजिए, या फिर भोजपुरी में जनरली मेल को राजा कहा जाता है, ठीक है। बुलेट पर जीजा नहीं, बुलेट पर राजा नहीं। तो चलिए ये है, ठीक है। अब समझिए है, अब देखिए राजा को एक्चुअली लड़ाई बहुत दिन पहले से हो रहा है दोनों में, बहुत पहले से। तो होता है ना कि इस जगह पे आ जाओ फरिया लेंगे, तो इस जगह पे मिली हुई फरियाने के लिए। तो ये बोली कि मैं अपने नागालैंड से बुला लूँगी, ऐसे वैसे फ़ोन करूँगी, हम 4 लौंडे तुरंत आएंगे, उसका तुम्हारा खबर टाल लेंगे। ये कहा कि तुम बुलाओगे, कै गो नागा मित्र है तुम्हारा, वही बात है यहाँ के, कै गो नागा मित्र है तुम्हारा, तुम बुलाओगे। उसके बाद इसने कहा कि बिहारी है मेरे पास, तो ए बिहारी का एक ही काम है, क्या, झाड़ना, ए बिहारी झाड़, ठीक है। तो बिहारी झाड़ न्यूनतम वाला में आ जाएगा, बिहारी झाड़। ये कहाँ बुलेट पर बैठल है, ठीक है। तो ये इसको झाड़ना, और बाकी अगला का काम क्या होता है, मारना। जैसे अरुण मार, तो इसका मारने का काम है, लेकिन यहाँ से कैसे मार देगा, उतर के जाएगा तब। तो ए बिहारी झाड़, हाँ, उतर राजा, ये जो राजा है ये क्या होगा, पहले उतरेगा, तो उतर राजा, जाके मारना, ऐसे कैसे, यहाँ से फटे से चला देगा, नहीं, उतर राजा जाके मार, उतर राजा, और उसके बाद जाके मार। बस ये याद रखिए। अब मैं इमेज बनाता हूँ, एकदम आंख बंद करके इमेज को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले एक नागालैंड की महिला है, एक महिला है, ठीक है, दोनों में टाइम फिट हुआ है कि हाँ 3 बजे आना, फरिया लेंगे। वही या नागालैंड की महिला एकदम ऐसे आ गई, और आने के बाद वही हुआ कि पूछ दी, हाँ लड़ गई, पूछ दी क्या गो नागालैंड का, क्या गो नागा मित्र है तुम्हारा, तो क्या गो से केरल, गो से गोवा, हाँ नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, कंप्लीट है। उसके बाद नीचे की बात करो, उसके बाद बात करें नीचे की, मतलब तो उसका अब इसका टर्न आया, तो इसने कहा बिहारी झाड़, तो बिहार झारखंड, और बुलेट पर कौन बैठा, राजा, तो उतरेगा पहले, तो उतर राजा, तो उत्तर राजा से उत्तर प्रदेश, राजा से राजस्थान, हाँ, और जाके मार, तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान आ चुका, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो पहले आ चुका है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर कहते हैं कि न्यूनतम अगर पूछे तो न्यूनतम में कौन है, बिहार, झारखंड, हाँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। 2 याद रखिए बहुत है, फिर भी हम लोग पूरा बात कर ले। अब इधर पता है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा पूरा, और याद हो गया होगा, कोई समस्या नहीं। तो महिला के बारे में पूछे लिटरेसी रेट, तो आप सब बात बता सकते हैं। महिला के लिटरेसी रेट पहले 2001 में कितना था, तो 2001 में पूरा बात बता। 2001 में जो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो देवेंद्र कुमार सिकरी। अब देवेंद्र कुमार सिकरी थे, जब उसमें आया रिपोर्ट तो 54% महिला की लिटरेसी रेट थी, जो अब बढ़कर 64% हो गई, 64% हो गई। जिसमें अगर बात करें तो सर्वाधिक राज्य जो है वो है केरल है, गोवा है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। बात कंप्लीट है। उसके बाद पूछे कि न्यूनतम में कौन है, तो न्यूनतम में बिहारी है, झार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हाँ, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद मध्य प्रदेश। हो गया कंप्लीट या नहीं, पूरा कंप्लीट। तो महिला का लिटरेसी रेट कंप्लीट, मतलब साक्षरता दर वाला पूरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं टॉपिक, चलिए रुकिए थोड़ा सा। देखिए अब 2 बातें हैं, एक है अनुसूचित जाति, हाँ, जिसे कहते हैं SC, और एक अनुसूचित जनजाति जिसे कहते हैं ST। हाँ, एक यहाँ से बड़ा खास सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसा SC किस किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं और ST किस किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा देख लें, आपको बता दूं SC के बारे में। भारत में पूरा SC का जो संख्या है वो लगभग 20 करोड़ है, और ST का जो संख्या, देखिए मैं जो पढ़ा हूँ बिल्कुल आप बुक से पढ़िए, आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। मैं जिस टाइप से पढ़ाता हूँ उस टाइप से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका वही हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, भारत में अगर पूछे अनुसूचित जाति की संख्या कितना है, 20 करोड़, और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, तो इसका आधा कर दीजिए, 10 करोड़। याद हो गया। चलिए, इसका परसेंट कितना है, तो इसका परसेंट 16.6%। पूरे भारत में जितने भी जाति उसके 16.6%। इसका जैसे आधा किए थे वैसे इसका आधा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8%, 8.6%, ठीक है। परसेंट वही रखिए, 6, एक्यूरेट हो गया। मतलब आज के बाद अगर उससे जब भी पूछे कि भारत में अनुसूचित जाति कितना प्रतिशत है, आपको याद हो गया, और भारत में अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है, 8 छोटा हो गया ना। फिर चलिए 16.6%, उसके बाद 8.6%, कंप्लीट है।
अब सवाल है कि चलिए एक तो प्रतिशत में है, एक संख्या में है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछे कि आखिर भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ एससी जो है एससी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक याद रखिएगा ट्रिक है इसका यूपी। क्या ट्रिक है? यूपी कंप्लीट है। एसटी में ट्रिक पूछे तो एसटी में ट्रिक है मम्मी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यू से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पी से याद रखिएगा पंजाब। ठीक है, यानी भारत में अगर पूछे सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है, एससी सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैं बता दूं बिहार में से बहुत सारे कास्ट जो ओबीसी में आते हैं वो उत्तर प्रदेश में एससी में आ जाते हैं, बहुत से ऐसे कास्ट हैं। ठीक है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ है, एससी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और बात करें सबसे ज़्यादा संख्या में इतना है जनसंख्या में, और पूरे जैसे समझ इस बात को, जैसे एससी संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूछे भारत में जो शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ का है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है पंजाब का। तो परसेंटेज प्रतिशत अगर वर्ड यूज हो, अनुसूचित जाति के साथ अगर परसेंटेज यूज हो तो आंसर हो जाएगा पंजाब, और संख्या यूज हो तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कोई डाउट नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज खूब करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछे कि भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, प्रतिशत बोल दिया तो पंजाब। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। अब गलत नहीं होगा। चलिए अब देखिए, मम्मी की बात करें तो म से है मध्य प्रदेश, और मी से याद रखना है मिजोरम। एक मिनट, मम्मी हाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश में नॉर्मल है, या मिजोरम में क्या प्रतिशत वाला बात है। हो गया आंकड़ा कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। तो एससी पूछे तो भी बता दीजिएगा, एसटी पूछे तो भी बता दीजिएगा। अब कुछ ऐसे राज्य हैं, ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ एससी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ एससी नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं, एससी है ही नहीं वहाँ। ठीक है, ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पूरा केंद्र शासित प्रदेश जोड़कर भी अभी बता देता हूँ, फिर आगे यूज कर लूँगा। जैसे पूछे कि कौन कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ एससी नहीं पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ट्रिक, आना लंदन। लंदन जो तुतला होता है वो लंदन बोलता है, नहीं लंदन याद कर लीजिए, चलिए ठीक है। लेकिन वो लंदन बोलते तो ज़्यादा ट्रिक सही बैठता, लंदन। ऐसे देखिए, आज से देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, तो दो ऐसे राज्य हैं जहाँ एससी नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, उसका देख लीजिए, ल से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश है। और देखिए लंदन, अंड बोल आ रहा है, मतलब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो भारत में चार ऐसा स्थान बताइए जनरली कौन कौन से राज्य है जहाँ एससी नहीं पाए जाते, शेड्यूल कास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एससी नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं है। और पूछे कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एससी नहीं पाया जाता है, तो याद रखना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। याद होगा कि नहीं? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, आना लंदन याद रहेगा। अब देख लीजिए कौन सा ऐसा इसी प्रकार से जहाँ एसटी नहीं पाया जाता है, नहीं पाए जाने की है, एसटी नहीं पाया जाता है। तो सिंपल बात याद रखने, बड़ा आसान सा तरीका है, आपको वही बात है कि एक हैप्पी, आप जानते हैं पंजाबी में नाम होता है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, उसके बाद दीपू। ठीक है, क्या नाम बोलिए? हैप्पी दीपू। तो है से याद रखना आपको हिमाचल प्रदेश, सॉरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नहीं हरियाणा, क्योंकि हरियाणा के पास ही तो पंजाबी होता है, हैप्पी नाम हरियाणा के पास आपको दिखेगा। और पी से याद रखना है पंजाब, देखिए पंजाब उसमें था ना, एससी याद रखना है, पंजाब में एससी नहीं पाए जाते हैं। और डी से याद रखना है एक मिनट, एसटी, ठीक है। तो डी से याद रखना है दिल्ली। एक मिनट, एक ट्रिक में रुक जाइए, 2 मिनट में हम लोग ये यूज करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, हम केंद्र शासित प्रदेश में इसका कुछ रीजन बताना है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में ट्रिक को यूज कर लेते हैं, 2 मिनट रुक के। इतना बात कंप्लीट है क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, और ये आएगा दोबारा। तो अभी हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जब देखेंगे तो हर चीज़ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए 1 मिनट और
अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो अब सबसे पहले तो जनसंख्या की बात किया जाए, क्या कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। जैसे अगर ठीक से आप जाइए तो आपको याद होगा सबसे पहला क्लास जब जनसंख्या का शुरू किया था तो देखिए तो राज्य के आधार पर जनसंख्या, याद है? हाँ, राज्य के आधार पर जनसंख्या बताए थे। उसमें बताए थे कि सबसे कम जनसंख्या किसका है, सिक्किम का, और सिक्किम से जितने भी केंद्र शासित प्रदेश उसकी जनसंख्या कम है। अरे समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं तो यहाँ देख ले केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले कौन आता है, तो आता है दिल्ली। तो आप इसका ट्रिक याद रखिएगा, पीछे हम बता भी चुके हैं ट्रिक। इसका ट्रिक है दीपू चढ़ा, हाँ दीपू, चलिए बड़ा हो जाए थोड़ा सा, हाँ देखिए दीपू चढ़ा अंडा पर, ठीक है। बोलिए क्या ट्रिक, दीपू चढ़ा अंडा पर, ठीक है। और साथ में क्या याद रखना, लेदरा, याद हो गया। बस यही से देखिए इसमें जो है दीपू चढ़ा अंडा पर, इतना जो है ना ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जिससे जनसंख्या बढ़ रहा है, और ये है न्यूनतम जनसंख्या वाला, जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देख ले अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है तो एक नंबर पूछ जाएगा दिल्ली, दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है। अच्छा उसके बाद पी से क्या हो जाएगा, पुदुचेरी, 2 नंबर पर पुदुचेरी, हाँ 3 नंबर पे चंडीगढ़, चंडीगढ़, आ रहा समझ में। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये कंप्लीट हो गया। जिसकी जनसंख्या क्या है देखिए सबसे ज़्यादा दिल्ली की, उसके बाद पुदुचेरी की, उसके बाद चंडीगढ़ की, उसके बाद अंडमान निकोबार की, कंप्लीट है। और दिल्ली की जनसंख्या आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, चलिए लगभग मुंबई के बराबर है, पता ना मुंबई के 2 करोड़, दिल्ली के 1.9 करोड़ लगभग, समझ, ठीक है। तो याद रखना है। आगे बात करें तो उसके बाद देखिए लेदरा, तो लस याद रखना है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, घटते क्रम पे, ये है घटते क्रम पे, ये हो जाएगा बढ़ते क्रम पे, यह सर्वाधिक, यह है न्यूनतम। तो इसमें देखिए न्यूनतम मतलब सबसे कम लक्षद्वीप की। अगर क्वेश्चन पूछे कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी, तो लक्षद्वीप की सबसे कम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे कम लक्षद्वीप की। और जिसकी जनसंख्या सबसे कम है जनरली तो लक्षद्वीप क्या जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र देखती है तो वित्तीय सहायता ठीक ठाक मिलती है। और वर्ड लगा है लक्ष्य, टारगेट पर देखो, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे साक्षरता दर किसकी सबसे ज़्यादा तो लक्षद्वीप की, लक्ष्य फिट है इसका। अरे समझो, तो आगे भी बताएंगे वो चीज़। अच्छा 10 याद रखना है, लेदरा है ना, तो 10 से पहले याद रखना है दमन एवं दीव, दमन एवं दीव। और देखिए दरा, तो अब आ जाएगा दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, ये हो गया पॉइंट। यानी अब यहाँ से क्या क्या सवाल अभी तक आ चुका है, तो सबसे पहले यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। गलत नहीं, क्योंकि सबसे कम है उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। अरे समझ में, कंप्लीट है कि नहीं, पूरा पॉइंट कंप्लीट है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दिल्ली, ठीक है। ये जनरली सवाल पूछा जाता है, आप अपना अरेंज कर सकते हैं, आपके पास कंसेप्ट ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कंप्लीट। अब देखिए अब केंद्र शासित प्रदेश का हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर बहुत हिसाब से। दशकीय वृद्धि दर के बाद देख लेंगे हम लोग घनत्व, ठीक है। घनत्व नहीं, हम देख लेते लिंगानुपात पहले, लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर, हाँ। उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता दर। उसके बाद देखेंगे हम लोग घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व जो होगा वही होगा नगरीय, वही चीज़। अच्छा जो साक्षरता दर होगा वही होगा, जैसे साक्षरता दर जो होगा वही 2-3 चीज़ होगा, देख लीजिए। एक तो साक्षरता दर वही होगा, दूसरा पुरुष की साक्षरता दर वही होगा, फीमेल की साक्षरता दर भी वही होगा, ठीक है। यानी जो साक्षरता दर जिस केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा होगी, पुरुष की भी साक्षरता दर उसी केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा होगी, और महिला की भी साक्षरता दर उसी केंद्र शासित प्रदेश की ज़्यादा होगी। मतलब एक ट्रिक से सारा काम हो जाएगा। घनत्व जिसका ज़्यादा होगा वहाँ नगरीय भी ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व कम होगा उसका नगरीय जनसंख्या भी कम होगी।
कोई डाउट इसमें नहीं है, आ रहा समझ में। चलिए 10 की वृद्धि दर की बात करें, उसके बाद किसकी बात करेंगे, लिंगानुपात की, कंप्लीट है, साक्षरता की, उसके बाद ठीक है सब कुछ। एक और हम देख लेंगे लिंगानुपात देखेंगे तो लिंगानुपात के समक्ष में एक हम शिशु लिंगानुपात भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे, शिशु लिंगानुपात। तो उसको कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ, शिशु लिंगानुपात। हाँ बोलिए, शिशु लिंगानुपात। अब देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर, ठीक है। तो 10 की वृद्धि दर सोच लीजिए। अब सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, 2 मिनट याद करेंगे ट्रिक पहले इसका, इसलिए मैंने एक साथ लिखा क्योंकि कम समय में काम हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 की वृद्धि दर। तो सोचिए जो 10 साल से खूब वृद्धि कर रहा है, 10 साल से खूब वृद्धि कर रहा है, वो सबसे पहले क्या बनाएगा, घर, ठीक है। दिलवाले मूवी देखें, दिलवाले मूवी का डायलॉग हवेली पे आ जाना, याद है। तो बस वो डायलॉग आप याद रखिए, जो 10 साल से वृद्धि कर रहा है वो हवेली पे बुलाएगा, हवेली बना चुका है। तो इसमें क्या ट्रिक याद रखना है, हवेली पे आ जाना। क्या करेगा हवेली पे, हवेली पे आ जाना, नहीं है ना, डायलॉग है, क्या कर लेगा हवेली पे, तो हवेली पे आ जाना, हमारी पहुंच दिल्ली तक है, ठीक है, हवेली पे आ जाना, एक हो गया। अच्छा लिंगानुपात की बात करें, ठीक है। तो गाना सुने, पुदीना हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो बस याद रखना है आपको, पुदीना हाँ हाँ हाँ, याद हो गया। तो एकदम याद कीजिए जल्दी से, काम यहाँ से सवाल बहुत आएगा। हाँ 10 की वृद्धि दर, हवेली पे आ जाना। अच्छा लिंगानुपात, पुदीना हाँ हाँ हाँ, चलिए। अच्छा शिशु लिंगानुपात की बात करें, ठीक है। शिशु, तो एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था आदिल, उसका नाम याद रखना है, अपना लिंक कर लीजिए किस हिसाब से था, तो याद कर लीजिए क्या, आदिल, दिल, ठीक है। ये हो गया। वो ध्यान से देखिए क्या क्या है। अगर कोई बोले 10 की वृद्धि, तो 10 साल में कोई वृद्धि करके क्या बना लेगा, हवेली, तो हवेली पे आ जाना। अच्छा लिंगानुपात की बात करें, हाँ तो पुदीना हाँ हाँ हाँ। अब कनेक्ट कर लीजिए आप, अगर आप देखे होंगे गाना हो तो आपको समझ में आ जाए कि लिंक कनेक्ट हो रहा है, ट्रिक, ठीक है। पुदीना हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे देख लीजिए साक्षरता दर। तो साक्षरता दर किसकी ज़्यादा है, तो अगर साक्षरता दर की बात करें तो देखिए गांव में ना, अब तो जो नीतीश कुमार मुहिम चले या फिर अब शिक्षा पर जिस हिसाब से काम हो रहा है, जिस हिसाब से शिक्षा पर काम हो रहा है, अच्छा हम लोग जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, क्रांति आएगी, भरोसा है आएगी। अब शांति की नहीं, क्रांति की आवश्यकता है, ठीक है। अशांति, अब क्रांति आएगी, सब बच्चे पढ़ेंगे, लेदरा होगा वो भी पढ़ेगा, ठीक है। यानी लेदरा का भी साक्षरता दर ज़्यादा होगा। बस आपको साक्षरता दर में फीमेल की साक्षरता दर में और मेल की साक्षरता दर, फीमेल की साक्षरता मतलब पूरा केंद्र शासित प्रदेश के साक्षरता दर में एक ही ट्रिक याद रखना है, लेदरा। अब लेदरा भी पढ़ेगा, सब पढ़े, सब पढ़े, ठीक है, कंप्लीट। कोई पॉइंट है, कोई डाउट है इसमें, अरे एक मिनट, ओहो चलिए ठीक है सब कुछ। चलिए आगे बताइए, अब क्या है, घनत्व। तो घनत्व की बात करें तो घनत्व या नगरीय में, इसमें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये आप लोग खुद बता दीजिएगा। अब समझ में, अब देखिए जितने भी गाना है, एक क्या है 10 की वृद्धि में क्या है, अच्छा याद हो गया पक्का। जैसे देखिए कैसे कनेक्ट करना है, जो 10 साल से वृद्धि कर रहा है वो हवेली बनाएगा, तो इसका ट्रिक है हवेली पे आ जाना। अच्छा उसके बाद कोई पूछे लिंगानुपात, तो गाना देखें पुदीना हाँ हाँ हाँ, तो गाना देखे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेगा लिंगानुपात, आपके दिमाग में आ जाएगा पुदीना हाँ हाँ। मेरा बचपन का दोस्त शिशु, बचपन में मेरा दोस्त कौन था, आदिल, तो शिशु लिंगानुपात पूछे तो आदिल, अरे समझ में, ठीक है। उसका देख लीजिए साक्षरता दर, तो अब कौन पढ़ेगा, लेदरा ही पढ़ेगा, ट्रिक याद हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, हवेली जब बोलेगा, अच्छा इसके बाद गाना को कंप्लीट करने के लिए जो यूज हो ट्रिक में नहीं, मतलब है बस, लेकिन उसका कोई काम है नहीं, ठीक है। गाना को पूरा यूज, पुदीना हाँ हाँ, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मीठा मिसे हवेली पे आ जाना और पुदीना हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए हवेली में, आप देखिए हवेली वर्ड सुन के क्या लग रहा है, दादर नगर हवेली, तो यानी सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ होता है, दादर नगर हवेली में। अरे समझो, अब जो हम ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक को समझना है, और एक होगा सबसे अधिक वाला और इसके बाद वाला जो आएगा सबसे कम वाला, बस 2 ही यूज होगा, क्योंकि सवाल ही पूछा था कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ है, तो दादर नगर हवेली में, और सबसे कम कहाँ है, तो आप लास्ट देख लीजिए, ली से लक्षद्वीप, और सबसे ज़्यादा कहाँ, दादरा नगर हवेली। मुझे लग रहा है पूरा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट है क्या, पक्का ईमानदारी से बताइए। नहीं, अगला देखिए लिंगानुपात, तो बताइए पू से, पुदुचेरी, पू से क्या, पुदुचेरी, अच्छा ठीक है कि नहीं। और उसके बाद देख लीजिए, और ई 10 से देखिए, पू से पुदुचेरी, दमनदीव,
कि देखिए अगर दरा रहता तब हम दादरा डालते, ठीक है, तो न है तो क्या हो जाएगा दमन दीव, दमन एवं दीव। कंप्लीट है कि नहीं, पक्का। चलिए अब देखिए साक्षात ले दे रहा तो ल से क्या लक्षद्वीप, आगे बताइए। हाँ दरार है ना, दादरा नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली। डाउट है क्या, कंप्लीट हो रहा है। पूछेगा सवाल कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ है, तो दादरा नगर हवेली में। सबसे कम 10 की वृद्धि दर तो लक्षद्वीप में जनसंख्या में। फिर क्वेश्चन पूछेगा लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पुदुचेरी में, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, दमनदीप में लिंगानुपात। फिर क्वेश्चन पूछेगा साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है। देखिए साक्षरता दर पूरे केंद्र भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप में। हम बात किए थे लक्ष्य पर ध्यान है इसका, अरे समझ में, तो लक्षद्वीप में। और सबसे कम कहाँ, तो दादरा नगर हवेली में, दादरा एवं नगर हवेली में। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पुरुष का किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है, पुरुष की साक्षरता दर, तो लक्षद्वीप में। कम किसके, दादरा नगर हवेली में। फिर पूछेगा महिला में, तो लक्षद्वीप में। कम किस में, दादरा नगर हवेली में। एकदम बहुत कम समय कंप्लीट हुआ कि नहीं, सवाल बचेगा क्या, नहीं। आगे देखिए शिशु लिंग अनुपात आदिल, हाँ तो आ से अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में हुई तो है, अंडमान निकोबार, आदिल से दिल्ली, दिल्ली अंडमान निकोबार। मतलब किस ऐसा निकोबार, आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो अंडमान निकोबार। सबसे कम है दिल्ली का। पॉइंट कंप्लीट। अगला सुन लीजिए, अब अंतिम बात है घनत्व सूची किसकी ज़्यादा। हम बार बार जब चिल्ला रहे हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला बताइए, जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला बताइए। तो जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इतना कंप्लीट है। अब इसको हम पढ़ाते हैं ठीक से, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें ईमानदारी से बताइए। कोई डाउट, मजा आया, हाउ इज द जोश, हाई सर, ठीक है। चलिए चलिए अब हम क्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व। इसमें कोई ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। जन मार्क कर दीजिए दूसरा, जनसंख्या घनत्व। तो अच्छा बताइए, तो जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ निवासी, मतलब कितने किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, हाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर क्या क्षेत्रफल है, तो निवासी मतलब क्या, जो जनसंख्या है, निवासित मतलब जनसंख्या, और किलो मतलब क्या, स्थान यानी क्षेत्रफल। अरे समझ में। अब आप थोड़ा सा सोचिए, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। इसमें भी साइंस लगा दिया मैंने, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक उसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। तो बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है, दिल्ली का। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, दिल्ली का। कंप्लीट। अब सोचिए, जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा। तो आप पढ़ें तो ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उल्टा समझ पाती है ना। तो इसका मतलब क्षेत्रफल उसका सबसे अधिक है तो उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। हो गया हमारा पूरा पॉइंट कंप्लीट। अब एक टॉपिक हमारा छोटा था जो बात की थी, एसटी कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एसटी कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है दीपू, हैप्पी सबसे पहले, हाँ दीपू, उसके बाद चंडीगढ़ गया। मतलब याद रखिए कि 2 दोस्त हैं, एक हैप्पी है, हैप्पी का दोस्त कौन है, दीपू है। ये दोनों कहाँ गया है, चंडीगढ़ गया है। तो अगर पूछे कि एसटी कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ह से याद रखना हरियाणा, हरियाणा में नहीं पाया जाता है। और पी से याद रखना पंजाब में नहीं पाया जाता है, एसटी नहीं पाया जाता है। अच्छा डी से याद रखना है दिल्ली में नहीं पाया जाता है, पुदुचेरी में नहीं पाया जाता है, चंडीगढ़ में नहीं पाया जाता है। अरे समझ में, इसमें राज्य भी आ गया, ये राज्य है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश भी आ गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ एसटी नहीं पाया जाता है, ये भी आप बताने की स्थिति में है, कहाँ एसटी नहीं पाया जाता है ये भी बताने की स्थिति, मतलब हमारा कंप्लीट तैयारी हो गया। कोई डाउट है क्या, नहीं। चलिए इतना पॉइंट कंप्लीट हमारा, चलिए इतना पॉइंट हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे देखें अगर, तो जैसे अगर पूछे कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की सबसे कम है। अच्छा सिक्किम से कम जनसंख्या वाले जो केंद्र शासित प्रदेश वो 4 हैं, कौन कौन है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना अंडमान निकोबार, ठीक है।
और इसके बाद अंडमान निकोबार के बाद अगर याद रखें तो इससे कम है। अंडमान, समझ पा रहे कि नहीं, अंडमान निकोबार। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद है दादर नगर हवेली, उसके बाद है दमन दीव और उसके बाद है लक्षद्वीप। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है कई बार सवाल कि सिक्किम से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4। कौन कौन से, तो अंडमान निकोबार, उसके बाद अंडमान निकोबार से कम दादर की, उसके बाद दमन की, उसके बाद लक्षद्वीप की। याद रहेगा पॉइंट, एक पॉइंट ही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखिए, छोटी सी एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में यौन सेक्स रेशियो सबसे कम है, वही लिंग अनुपात। ठीक है, तो देख चुके हैं, हालांकि आप याद रखिएगा दमन एवं द्वीप में पहले देख चुके, तो रिवाइज कर दे रहा हूँ कि यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब तक 2011 के आंकड़ा से क्वेश्चन आते हैं तब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पॉइंट हो गया पूरा कंप्लीट, अब किसी पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस एक बात, मतलब कंप्लीट हमारा सारा बात। एक बात है आपको याद रखने की, भारत में अगर पूछे कि टोटल परिवार कितने रहते हैं तो लगभग याद रखिए, जैसे नगरीय परिवार, ग्रामीण परिवार, एक जाति का जब जनगणना होगी फाइनली तो उसमें हम देखेंगे चीज़ें। हालांकि हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट है, किसी टाइप का कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो ये पॉइंट कंप्लीट। अब हमारे एक टॉपिक और जनसंख्या बचा हुआ है जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें करेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, उसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम एक क्लास लेकर आएंगे प्रॉपर्ली, जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास। तो उस पर एक क्लास लास्ट फाइनल लेकर आएंगे, हमारा पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जनगणना, और अगला क्लास हमारा होगा जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित योजना एवं कानून। बहुत इंपॉर्टेंट वाला, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, इसीलिए उस क्लास तक ध्यान बनाए रखिए, बहुत ध्यान से क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए। ये पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल तो आते ही हैं। अब चलिए, तो ये पॉइंट कंप्लीट, अब अगले क्लास का इंतजार करना है आपको, और साथ ही इस क्लास को पूरा कंप्लीट करना, और मिलते हैं अगले क्लास में अब नई ऊर्जा, नई उमंग, नए एहसास के साथ। लेकिन आपको याद रखना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लोगों तक शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि हम लोग मोटिवेट हो पाए और हम लोग को लगे कि अच्छा आप लोग बहुत ध्यान से जुड़े हुए हैं, ताकि हमको अपना जिम्मेवारी समझ में आए और अपनी जिम्मेवारी पर मैं खड़ा रहूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अब जय हिंद, जय भारत।